तो चलिए आज के इस एक्सप्लेनर में सीधे मुद्दे पर आते हैं। 4 मई 2026 भारतीय राजनीति का वो दिन जब एक ऐसा भूचाल आया जिसने दशकों पुराने समीकरणों को पूरी तरह से पलट कर रख दिया। पश्चिम बंगाल, एक ऐसा राजनीतिक किला जहां माना जाता था कि बिना सत्ता की मर्जी के एक पत्ता भी नहीं हिलता, वहां खामोशी से एक बहुत बड़ा सत्ता परिवर्तन हो गया। 15 साल से अजेय मानी जाने वाली सरकार ढह गई। आज के इस विशेष विश्लेषण में हम डेटा और जमीनी हकीकत के जरिए इस ऐतिहासिक राजनीतिक बदलाव को डिकोड करेंगे। आज हम जिन अहम बिंदुओं पर बात करेंगे वो है 2026 के ऐतिहासिक नतीजे, 2019 से 2026 तक के डेटा की तुलना, ममता बनर्जी की हार के असली कारण, बीजेपी की जीत की रणनीति, जनसांख्यिकीय बदलाव और सबसे जरूरी बात, बंगाल का भविष्य अब किस दिशा में जाएगा। तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले हिस्से से, यानी 2026 के नतीजे और ये ऐतिहासिक बदलाव। इन नतीजों की गंभीरता और इसके विशाल स्वरूप को समझने के लिए सीधे उन नंबरों पर नजर डालते हैं जिन्होंने बड़े बड़े राजनीतिक विश्लेषकों को चौंका दिया है। अब जरा इन आंकड़ों को देखिए। 294 सीटों वाली विधानसभा में बहुमत का आंकड़ा 147 है और दिलचस्प बात यह है कि बीजेपी ने इसे बेहद आसानी से पार कर लिया। उन्होंने करीब 193 सीटों पर बम्पर जीत दर्ज की है। वहीं पिछले 15 सालों से सत्ता पर काबिज टीएमसी 100 के आंकड़े तक भी नहीं पहुंच पाई। वो लगभग 96 सीटों पर सिमट कर रह गई। ये कोई छोटा मोटा उलटफेर नहीं है। और ये बदलाव यूं ही नहीं हुआ। 90%, जी हाँ, इस चुनाव में 90% से भी ज्यादा मतदान हुआ। ये एक बहुत बड़ा संकेत था कि मतदाता केवल वोट डालने नहीं गए थे, बल्कि वो बदलाव का मन बनाकर पूरी तरह से कमिटेड होकर अपने घरों से बाहर निकले थे। इसे सिर्फ एक चुनाव हारना या जीतना नहीं कहा जा सकता, ये सच में एक युग का अंत है। बंगाल का इतिहास हमेशा से लंबे शासनों का रहा है। सोचिए, 34 साल तक वामपंथियों का राज रहा, फिर 15 साल तक ममता बनर्जी के नेतृत्व में टीएमसी ने शासन किया, और अब 4 मई 2026 को उस पार्टी ने अपना पहला पूर्ण बहुमत हासिल किया है, जिसे मुश्किल से एक दशक पहले तक बंगाल की राजनीति में कोई खास तवज्जो भी नहीं मिलती थी। चलिए अब दूसरे हिस्से पर आते हैं और 2019 से 2026 तक के डेटा की तुलना करते हैं। देखते हैं कि पिछले कुछ चुनाव चक्रों में ये पूरी तस्वीर आखिर बदली कैसे। अगर हम इस सफर को देखें तो कहानी बहुत साफ है। 2019 के लोकसभा चुनाव में 18 सीटें जीतकर बीजेपी ने एक बड़ी एंट्री मारी थी। फिर 2021 के विधानसभा चुनाव में भले ही टीएमसी ने प्रचंड जीत हासिल की हो, लेकिन बीजेपी 77 सीटों के साथ मुख्य विपक्षी दल बनकर उभरी। और अब 2026 में ये आंकड़ा सीधे 193 सीटों के साथ बहुमत की सरकार तक पहुंच गया। ये एक बहुत ही क्रमिक और सोची समझी रणनीति का नतीजा है। और सबसे अहम बात, इस बार बीजेपी ने 48% का विशाल वोट शेयर हासिल किया है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि राज्य की लगभग आधी आबादी ने स्पष्ट रूप से सत्ता परिवर्तन के लिए वोट किया। 48% वोट शेयर सच में किसी भी चुनाव में एक बहुत बड़ी लहर को दर्शाता है। अब आते हैं हमारे तीसरे और शायद सबसे बड़े सवाल पर। आखिर ममता बनर्जी क्यों हारी? 15 साल तक पूर्ण सत्ता में रहने वाली इतनी मजबूत सरकार अचानक कैसे गिर गई? आइए उन खास कारणों को समझते हैं। देखिए, कोई एक रातों रात हुई घटना इसका कारण नहीं थी। कई सारे मुद्दे एक साथ सुलग रहे थे। 15 साल की स्वाभाविक सत्ता विरोधी लहर तो थी ही, लेकिन साथ ही शिक्षक भर्ती और नगर पालिका में हुए भ्रष्टाचार के बड़े घोटालों ने आम जनता का भरोसा तोड़ कर रख दिया था। सिंडिकेट राज और हर काम के लिए कट मनी देने की मजबूरी से लोग तंग आ चुके थे। युवा बेरोजगारी और फैक्ट्रियों की कमी से निराश थे। और जो बात ताबूत में आखिरी कील साबित हुई, वो था महिला सुरक्षा पर उठा भारी आक्रोश, खासकर आरजी कर अस्पताल और संदेश खाली की घटनाओं के बाद। उस वक्त इंटरनेट पर एक लाइन बहुत वायरल हुई थी, अगर सिस्टम फेल हो जाए तो खुद सिस्टम बनो। ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं थे दोस्तों, ये आरजी कर अस्पताल की त्रासदी के बाद लोगों के गहरे गुस्से और बेबसी की आवाज थी। जब सिस्टम से उम्मीद टूट जाती है ना, तो जनता खुद इंसाफ करने निकल पड़ती है। और इसका सबसे बड़ा और मार्मिक उदाहरण हमारे सामने है। आरजी कर मामले की पीड़िता की मां रत्ना देवनाथ ने पानीहाटी की सीट से 20,000 से भी अधिक वोटों के भारी अंतर से जीत हासिल की। एक टीएमसी के गढ़ में उनकी ये जीत साफ दिखाती है कि जब बात न्याय और महिलाओं के सम्मान की हो, तो जज्बात और इंसाफ की मांग हर तरह की पारंपरिक राजनीतिक निष्ठा पर भारी पड़ जाती है।
अब चलते हैं चौथे हिस्से की ओर। बीजेपी ने बंगाल कैसे जीता? टीएमसी की हार के कारण तो हमने जान लिए, लेकिन बीजेपी ने ऐसा क्या किया जिसने इस अभेद्य किले को तोड़ दिया? सच कहूं तो बीजेपी ने ये चुनाव सिर्फ रैलियों या भाषणों के दम पर नहीं जीता है। उन्होंने डेटा और जमीनी संगठन पर एक बहुत मजबूत ढांचा खड़ा किया। टीएमसी के दबदबे को तोड़ने के लिए पन्ना प्रमुख मॉडल के जरिए एकदम माइक्रो लेवल पर बूथ मैनेजमेंट किया गया। शहर हो या गांव, आरएसएस ने घर घर जाकर लोगों से सीधा संपर्क साधा। साथ ही मतुआ, राजवंशी और एससी/एसटी समुदायों की परेशानियों को प्रमुखता से उठाया। उत्तर बंगाल में तो उन्होंने विकास की कमी और जातीय पहचान के मुद्दों पर क्लीन स्वीप किया। और हाँ, अमित शाह का वो 15 दिन का कैंप, जिसने केंद्रीय नेतृत्व के फोकस को पूरी तरह से साफ कर दिया था। एक और बहुत बड़ा फैक्टर था चुनाव के दिन का माहौल। हम सब जानते हैं कि बंगाल के चुनावों में अक्सर एक डर का माहौल रहता था, लेकिन इस बार चुनाव आयोग ने बहुत सख्त रवैया अपनाया। करीब 2.5 लाख केंद्रीय बलों की तैनाती की गई और सबसे बड़ा काम ये हुआ कि एसआईआर के तहत मतदाता सूची की सख्ती से सफाई की गई, जिससे लाखों फर्जी वोट हटा दिए गए। नतीजा, मतदाता बिना किसी डर या स्थानीय दबाव के खुलकर वोट डालने निकले। हमारा 5वां हिस्सा है अतीत बनाम वर्तमान, यानी जनसांख्यिकीय बदलाव। अब उन वोटर समूहों को देखते हैं जिन्होंने इस बार पिछले चुनावों के मुकाबले बिल्कुल अलग तरह से वोटिंग की। सबसे चौंकाने वाला बदलाव महिला वोटर्स में देखने को मिला। बंगाल में महिलाएं हमेशा से टीएमसी की एक बड़ी ताकत रही हैं, खासकर लक्ष्मी भंडार जैसी योजनाओं की वजह से। लेकिन इस बार महिलाओं ने स्पष्ट कर दिया कि कुछ हजार रुपए की आर्थिक मदद उनकी बुनियादी सुरक्षा और सम्मान का विकल्प नहीं हो सकती। सुरक्षा के मुद्दे को प्राथमिकता देते हुए उन्होंने अपनी वफादारी पूरी तरह से बदल ली। इसी तरह अल्पसंख्यक और युवा मतदाताओं के नजरिए में भी एक बड़ा बदलाव आया। पहले जहां अक्सर पहचान की राजनीति या सिर्फ भावनाओं के आधार पर वोट पड़ते थे, इस बार उन्होंने बहुत ही प्रैक्टिकल होकर वोट दिया। उन्हें आधुनिक शिक्षा चाहिए, काम करने के लिए फैक्ट्रियां चाहिए और इस भ्रष्टाचार से आज़ादी चाहिए। सिर्फ खोखले वादों से अब काम नहीं चलने वाला था। अब बात करते हैं भद्रलोक की। बंगाल का वो शिक्षित मध्यम वर्ग जो किसी समय वामपंथियों और बाद में टीएमसी की वैचारिक रीढ़ हुआ करता था। शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी बुनियादी जगहों पर जिस तरह का भ्रष्टाचार और सिंडिकेट राज हावी हुआ, उसने इस वर्ग के सांस्कृतिक गौरव को बहुत ठेस पहुंचाई। इसी सिस्टम की सड़न से परेशान होकर भद्रलोक ने भी आखिरकार सत्ता परिवर्तन का समर्थन किया। और हाँ, डबल इंजन की सरकार वाले वादे ने भी काफी काम किया। जो लाखों प्रवासी मजदूर दूसरे राज्यों से चुनाव के वक्त अपने घर लौट कर आए थे, उन्होंने बाहरी राज्यों में विकास को अपनी आंखों से देखा था। उन्हें ये उम्मीद जगी कि अगर केंद्र और राज्य दोनों में एक ही पार्टी की सरकार होगी तो शायद उनके अपने बंगाल में भी फैक्ट्रियां लगेंगी और उन्हें रोजी रोटी के लिए दर दर नहीं भटकना पड़ेगा। चलिए अब अपने आखिरी हिस्से पर आते हैं, बंगाल का भविष्य और अब क्या बदलेगा। देखिए, जीत का जश्न तो मनाया जा चुका है, लेकिन अब नई सरकार का असली इम्तिहान शुरू होता है। नई सरकार के सामने जो चुनौतियां हैं, वो कोई छोटी मोटी नहीं है। उन्हें एक ऐसी ठहरी हुई अर्थव्यवस्था को फिर से खड़ा करना है जहां कई फैक्ट्रियां सालों से बंद पड़ी हैं। ये जो सिंडिकेट और कट मनी का कल्चर जड़ों तक फैल चुका है, उससे उखाड़ फेंकना होगा। बाहर की कॉर्पोरेट इन्वेस्टर्स का भरोसा जीतने के लिए कानून व्यवस्था को पूरी तरह से दुरुस्त करना पड़ेगा। और सबसे अहम, युवाओं का विश्वास वापस जीतने के लिए शिक्षा और सरकारी नौकरियों में एक साफ सुथरा और पारदर्शी सिस्टम देना होगा। यह राह बहुत ही मुश्किल होने वाली है। तो अंत में हमारा ये विश्लेषण एक बहुत ही गंभीर सवाल छोड़ जाता है। क्या ये नई सरकार सच में बंगाल के खोए हुए औद्योगिक गौरव को वापस ला पाएगी और इस सिंडिकेट राज का खात्मा कर पाएगी, या फिर जिन जागरूक मतदाताओं ने 34 साल और 15 साल की मजबूत सत्ताओं को उखाड़ फेंका है, वो आने वाले समय में नई सरकार को भी उसी सख्त पैमाने पर तौलेंगे और सत्ता विरोधी लहर का ये पेंडुलम एक बार फिर घूम जाएगा। खैर, बंगाल की राजनीति में कुछ भी स्थायी नहीं है, बस एक बात साफ है, जनता का वोट अब काम और सुरक्षा के नाम पर ही होगा।